नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमावत फ्यूचर विल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम से रेगुलर क्लासेस के रूप में हमारी सीरीज चल रही थी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज। आज शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, सेट 7। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग। आगे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है मेगालिथिक थॉम्ब्स की यहाँ पर चर्चा है, यानी कि भारत में महापाषाणकालीन कब्रें। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें ध्यान देना है। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कब शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दो चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी होगी। एक तो है जब आपको पूछ ले महापाषाण काल, ठीक है, तो महापाषाण काल, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि महापाषाण लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका संबंध जो है वो प्री हिस्टोरिक काल से होना चाहिए या पाषाण काल से होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा इसमें नहीं है। जब आप महापाषाण की बात करते हो, किसकी बात करते हैं? जब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाता है महापाषाण, तो महापाषाण कब्रें आगे लिखा हुआ है, हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, मेगालिथिक, ठीक है, टॉम्ब्स की बात कर रहे होंगे। तो महापाषाण कब्रों की जो विशेषता देखने को मिलती है वो सामान्यतः दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में क्या होता था, जब कोई मृतक होता था, क्या, या तो कोई मृतक, ठीक है, मृतक के रूप में, या तो मृतक के रूप में, या फिर स्मारक, क्या, स्मारक, जब स्मारक की अपन बात कर रहे होते हैं तो इस रूप में क्या किया जाता था, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, यानी कि बड़े पत्थरों की क्या बना दी जाती थी, कब्र बना दी जाती थी। क्या बना दी, कब्र बना दी जाती थी। तो ये परंपरा जो है ये लगभग शुरू हुई थी 1000 ईस्वी पूर्व। कब शुरू हुई थी? 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साल, यहाँ पर ईयर पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है? ईयर पूछा जा रहा है। तो जब कोई चीज 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 1000 बीसी की है, तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि वह प्रथा जो है, महापाषाण प्रथा जो है, वो लगभग आज से 3000 साल पहले की प्रथा है। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है कि दक्षिण भारत, यानी कि जब अपन कर्नाटक की बात कर रहे होते हैं, केरल की बात, तमिलनाडु की बात कर रहे होते हैं, और उत्तर भारत में महापाषाण कब्रें जो है वो मिल रही है, उत्तर भारत में मिल रही है, पूर्वोत्तर भारत में भी पाई गई। और इनकी जो इनके समय काल था, वो समय काल क्या था? वो समय काल था 1000 ईस्वी पूर्व। क्या था मेरे प्यारे बच्चे? 1000 ईस्वी पूर्व था। यानी कि महापाषाण काल की कब्रों का संबंध जो है वो आज के 3000 साल पहले का इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? ठीक है, कुल मिलाकर इसका यदि अपन सरलीकरण करें, ठीक है, तो सरलीकरण यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कौन सा स्थान, यानी कि इनमें से हड़प्पा, सांची, मुजिरिस और द्वारिका, इनमें से कौन सा स्थान जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है? मेरे प्यारे बच्चे, हम इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो है अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। जब अपन बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो की बात कर रहे थे, लोथल की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो हड़प्पा की भी हम बात कर चुके थे हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज जो है, हम मैं लगभग लगभग जो है 2 से 3 बार ये क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज जो है वो कब की गई थी, यानी कि हड़प्पा नामक स्थान की खोज कब की गई थी, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, और किसने किया था? ठीक है, आगे ध्यान देना, हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थान जो है वो कब का है? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। ये स्थान कब का है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सबसे पहले स्थान प्राप्त हुआ था। इसलिए जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता को कई बार क्या बोल देते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। आगे यहाँ पर एक स्थान दिया हुआ है सांची। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने बात है कि सांची जो है, सांची मौर्यकालीन स्थल है। कब का है? ठीक है, सांची जो है वो कौन सा स्थल है? ये मौर्यकालीन स्थल है। ठीक है, आप याद रखना इसको, सांची मौर्यकालीन स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मौर्यकालीन बोल दो या बौद्धकालीन बोल दो, मौर्यकालीन बोल दो या बौद्धकालीन बोल दो। ठीक है, तो ये स्थल है सांची, और यहाँ पर जो है बौद्ध स्तूप पाए जाते हैं। सांची किसके लिए फेमस है? सांची फेमस है बौद्धकालीन स्तूपों के लिए। किसके लिए फेमस है? स्तूपों के लिए। आगे मैं बात कर रहा हूँ कि सांची जो है वो कहाँ पर है? ये वर्तमान मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? ठीक है, ये है
मध्य प्रदेश। कहाँ पर है सांची? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आपको मध्य सांची के लिए 2 पॉइंट याद रखना है कि मौर्यकालीन या बौद्धकालीन जो है, ठीक है, स्थल है जो बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे मुजिरिस की। किसकी बात कर रहे होंगे? मुजिरिस की बात कर रहे होंगे। ठीक है, देखो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि यार कोई ना कोई विदेशी स्थल है, परंतु सामान्यतः ऐसा नहीं है। जब हम मुजिरिस की बात कर रहे होते हैं तो मुजिरिस जो है ये कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? ठीक है, केरल में है। ठीक है, और ये प्राचीन बंदरगाह था। मुजिरिस क्या था? प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है, तो बंदरगाह है, इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा? ठीक है, बंदरगाह है तो ये जो है व्यापार, ये कौन सी गतिविधियों में लग रहा है? व्यापार में। जब अपन बात कर रहे होते हैं रोमन, ठीक है, रोमन व्यापार, ठीक है, यानी कि यूरोप के साथ जब व्यापार की बात कर रहे होते हैं, रोमन और भारत के साथ व्यापार की बात करते हैं। ठीक है, रोमन और भारत का जब व्यापार होता था वो कौन से बंदरगाह के माध्यम से होता था? वो होता था मुजिरेस से। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मुजिरेस का संबंध, मुजिरेस जो है वो कहाँ पर है? ठीक है, इसके लिए पहला पॉइंट याद रखना है केरल में है। और नेक्स्ट क्या याद रखना है? ये क्या है? ये प्राचीन बंदरगाह है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि रोमन व्यापार और भारत के व्यापार, ठीक है, कौन किसके माध्यम से किया जाता था? ये किया जाता था मुजिरस। ठीक है, उसके बाद में जब हम द्वारिका की बात करते हैं तो द्वारिका जो है वो हिंदू धर्म के लिए काफी जाना जाता है, ये कृष्ण की नगरी जानी जाती है। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है कि गुजरात, ठीक है, कि द्वारिका जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में। क्या याद रखना है आपको? द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात में है द्वारिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर वैदिक काल में कब की अपन बात कर रहे होंगे? अपन बात कर रहे होंगे उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम, वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहे होंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या है? अश्व, वृषभ, हाथी और गाय। ठीक है, तो सबसे प्रतिष्ठित यानी कि सबसे ज्यादा धर्म के रूप में किसको माना जाता था? ठीक है, गाय को माना जाता था। किसको माना जाता था? गाय का संबंध था वैदिक काल से। तो ऋग्वेद में, ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं ऋग्वेद की, किसकी बात कर रहे होते हैं? ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में गाय के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया गया है, अग्न्या। क्या? अग्न्या। गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अग्न्या। क्या? गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अग्न्या। ठीक है, गाय के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया? अग्न्या। इसकी कई बार चर्चा मिलती है। अग्न्या का मतलब ये होता है, ठीक है, अग्न्या का मतलब ये होता है कि न मारने योग्य। क्या? न मारने योग्य, और यदि कोई मार मार देगा, ठीक है, न मारने योग्य यानी कि अग्न्या। ठीक है, गाय को हम नहीं मार सकते, और यदि कोई मारेगा, ठीक है, यदि कोई क्या करेगा? मारेगा, तो उसको क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो वो किसका था? गाय का था। आपको याद क्यों? गाय, और गाय को क्या बोला जाता था? अगण्य। किसमें? इसका संदर्भ मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बुद्धिज्म से है। ठीक है, सॉरी, बुद्धिज्म से ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है ये है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? यानी कि बौद्ध जो काउंसिल होती थी, ठीक है, बौद्ध काउंसिल होती थी, उसके है, और ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से है? ये है प्रथम बौद्ध परिषद से। कहाँ से है? प्रथम बौद्ध परिषद से है। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस से देख लेते हैं। जब हम, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, बौद्ध परिषदों की बात करते हैं, तो फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और घुमा फिरा कर कई बार लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी तीसरी बौद्ध संगति पूछ लेता है, कभी चौथी। ठीक है, तो आपको रेगुलरली इसको कंप्लीट याद रखना ही पड़ेगा। जब हम फर्स्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, बौद्ध संगति की बात करते हैं, तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था राजगृह में। कहाँ पर किया गया था? राजगृह। और कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि राजगृह कहाँ पर था? तो राजगृह कहाँ पर था? बिहार में। कहाँ पर था? बिहार में राजगृह था। ठीक है, और ये जो है, ये जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के उपरांत प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, यानी कि लगभग जब हम बात कर रहे होते 483 ईस्वी पूर्व की, क्या? 483 ईस्वी पूर्व की, 483 ईस्वी पूर्व,
ठीक है, बीसीई को, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था, राजगृह में किया गया था। और कई बार ये से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका आयोजन कब किया गया था। ठीक है, अब इस समय जो है, और मेन इंपॉर्टेंट, अब आजकल तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका ऑब्जेक्ट्स क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे। तो मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट बौद्ध संगति का जो उद्देश्य था, ठीक है, इसमें क्या किया गया था, गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिया था उन उपदेशों को क्या किया गया था, संकलित किया गया था। इन उपदेशों को क्या किया गया था, संकलित किया गया था। जैसे जो आनंद था, ठीक है, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। उन्होंने जो है सुत्त पिटक की रचना की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है सुत्त पिटक, कौन सा था, सुत्त पिटक। और एक ग्रंथ जो बौद्ध धर्म का था वो कौन सा था, विनय पिटक। कौन सा था मेरे प्यारे बच्चे, विनय पिटक था। ठीक है, तो विनय पिटक क्या, सुत्त पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक जो है, ठीक है, ये किसने, उपाली ने। इसका संकलन किसने किया था, उपाली ने किया था। और आनंद, यह यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था, आनंद ने किया था। ठीक है, और विनय पिटक का जो संकलन है वो किसने किया था, उपाली ने। किसने किया था, उपाली, उपाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सॉरी, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। अब तक हम बात कर रहे थे, ठीक है, फर्स्ट बौद्ध संगति। अब हम बात कर रहे होंगे द्वितीय बौद्ध संगति की। किसकी बात कर रहे होंगे, द्वितीय बौद्ध संगति की। तो क्वेश्चन ध्यान देना, प्रथम बौद्ध संगति से था, और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ये बौद्ध संगति आयोजित कहाँ पर की गई थी। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, राजगृह। जब हम द्वितीय बौद्ध संगति की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, सेकंड बौद्ध संगति की बात कर रहे होंगे, ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे होंगे, तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चे। इसका आयोजन जो है वो हुआ था वैशाली में। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में। और मैं कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि महावीर स्वामी, क्या महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था, वैशाली। और वैशाली कहाँ पर है, वैशाली भी बिहार में है। और गौतम बुद्ध ने भी जो है, गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम समय जो है वो कहाँ पर बिताए थे, वैशाली में ही बिताए थे। इसलिए वैशाली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और वैशाली में जो है ये सेकंड बौद्ध संगति कब हुई थी, ये हुई थी 383। आपको याद करने का तरीका रहेगा, देखो 483 ईस्वी पूर्व, क्या 483 ईस्वी पूर्व, उसके जस्ट 100 वर्ष बाद में, यानी कि 383, ठीक है, 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद में यदि अपन बात कर रहे होंगे तीसरी बौद्ध संगति, किसकी बात कर रहे होंगे, तीसरी यानी कि थर्ड बौद्ध संगति की यदि अपन बात करें, तो थर्ड बौद्ध संगति जो है, ठीक है, वो कहाँ पर की गई थी मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है वो की गई थी कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो आप याद रखना कहाँ पर की गई थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, आप इसको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना, पाटलिपुत्र। थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, और इस समय जो है वो सम्राट अशोक का शासन था। ठीक है, किसका था, अशोक का था। अशोक का यहाँ पर शासन था, सम्राट अशोक का। कई बार यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, जब सेकंड, जब अपन बात करें कि द्वितीय, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो किसके काल में किया गया था, तो वो किया गया था कालाशोक। किसके काल में किया गया था, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के काल में। और तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में किया गया था, यानी कि किसके समय काल में किया गया था, अशोक के। ठीक है, और जो है, ठीक है, ये यहाँ से कई बार, और जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था मोगली। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मोगली पुत्र सिद्ध को, किसको, मोगली पुत्र सिद्ध को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपको अभी के लिए इतना सा याद रखना है। ठीक है, क्या आपको याद रखना है कि थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था, पाटलिपुत्र में। किसके काल में किया गया था, अशोक के काल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगली पुत्र सिद्ध ने। किसने की थी, मोगली पुत्र सिद्ध ने। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेट से पूछा जा सकता है कि थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये कब किया गया था, ये किया गया था 250 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 250 ईस्वी पूर्व कब किया गया था, 250 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब अपन बात कर रहे होंगे यानी कि टोटल बौद्ध संगतियां, बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी कितनी ऑर्गेनाइज की गई थी, ये की गई थी 4। कितनी की गई थी, 4। आगे अपन देख रहे होंगे, ठीक है, फोर्थ बौद्ध संगति, किसकी बात कर रहे होंगे, चतुर्थ बौद्ध संगति की। कई बार ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चतुर्थ बौद्ध संगति, ये इसलिए हो जाती है, ठीक है, ये क्यों हो जाती है, ये इसलिए भी हो जाती है कि अलग अलग, यानी कि इस समय जो है आपने नाम सुना होगा कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म की, ठीक है, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। एक तो कौन सी है, हीनयान, और एक कौन सी है,
हीनयान, और एक कौन सी है, महायान। एक कौन सी है, महायान। ठीक है, तो इनका जो स्पष्ट रूप से विभाजन जो है वो कौन सी बौद्ध संगति में हुआ था, वो हुआ था फोर्थ बौद्ध संगति में। आगे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, आयोजन किया गया था कश्मीर में। कहाँ पर किया गया था, कश्मीर में। इसके डेटा अलग अलग है। यदि हीनयान की बात करें, किसकी, हीनयान की बात करें, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, कश्मीर में किया गया था। और यदि महायानों की बात करें तो महायानों ने कहा कि इसका आयोजन जो है वो कुंडलवन में किया गया था। और कुंडलवन कहाँ पर, कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। तो हीनयान और महायानों ने इसका आयोजन का जो है वो अलग अलग माना है। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम शासक की बात करें, ठीक है, तो कुषाण शासक था। ठीक है, उनके समय काल में किया गया। और यदि हम डेट की बात करें, फोर्थ बौद्ध संगति की बात करें, तो इसका आयोजन जो है वो कब किया गया था, वो किया गया था प्रथम शताब्दी ईस्वी में। कब किया गया था, प्रथम, ठीक है, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है फोर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। मेरे प्यारे बच्चे, इतना ज्यादा एक्सप्लेन देने की, एक्सप्लेनेशन करवाने की मेरी मूल वजह यह है कि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। बस क्वेश्चन का क्या कर, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका मुखौटा चेंज कर दिया जाता है, यानी कि ढांचा ही तैयार किया जाता है। जैसे मान लो किसी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि थर्ड बौद्ध संगति की बात किया जा रहा है, तो अगले एग्जाम में जो है वो किसकी बात करेगा, फोर्थ बौद्ध संगति की। परंतु ये बार बार ऐसा टॉपिक है, संगतियां जो है ये हर एग्जाम में रिपीट होने वाला टॉपिक है, हर एग्जाम्स में। क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही वो हर एग्जाम के संदर्भ से जो है उनका फेवरेट टॉपिक माना जाता है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पूछ रहा था प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो कहाँ पर आयोजित हुई थी, राजगृह में। राजगृह कहाँ पर है, बिहार में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति संत नयनार, किसकी बात की जा रही है, भक्ति संत नयनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे। ठीक है, द भक्ति संत नयनार्स वर डिवोटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। भक्ति आंदोलन का आपने सबने नाम सुना होगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन का आपने नाम सुना होगा, डिवोटीज मूवमेंट का आपने नाम सुना होगा। डिवोटीज मूवमेंट का जो स्टार्टिंग हो रही है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से इसका क्या हुआ था, शुरुआत हो रही थी। और वो शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी, वो शुरुआत हुई थी आलवार और नयनार परंपरा की। मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ नयनार परंपरा क्या है और आलवार परंपरा क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन डील करवा रहा है हमसे कि नयनार परंपरा क्या, नयनार परंपरा की बात की जा रही है। तो जब हम नयनार परंपरा की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, नयनार। ठीक है, नयनार। ठीक है, और एक अपन बात कर रहे होंगे आलवार। कौन सी परंपरा, आलवार परंपरा, नयनार परंपरा और आलवार परंपरा। ठीक है, आपको सबसे पहले दोनों ही परंपराओं में ये याद रखना है कि दोनों ही भक्ति परंपरा, ठीक है, या जो डिवोटीज ट्रेडिशन था साउथ इंडिया में, उससे संबंधित है। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा की जब बात करते हैं तो उसकी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया था आलवारों ने और नयनारों ने। ठीक है, ये परंपरा का भाग, परंपरा है, ये क्या है, ये परंपरा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे नयनार। तो नयनार जो है, नयनार संत जो थे, ये किसकी भक्ति करते थे, ये भक्ति करते थे शिव की। किसकी भक्ति करते थे, शिव की भक्ति करते थे। और जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, आलवार परंपरा के संतों की बात कर रहे होंगे, तो आलवार परंपरा के संत जो है ये भक्ति किसकी करते थे, मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखना, ये भक्ति करते थे विष्णु की, भगवान विष्णु की। किसकी भक्ति करते थे, ये भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। हम क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भक्ति संत नयनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा शिव। विष्णु जो है क्या, विष्णु, विष्णु के भक्त कौन थे, आलवार। विष्णु के भक्त कौन थे, आलवार। जो और जो संत थे, ठीक है, जो भक्ति करते थे, संत थे, तो इनके जो गीत थे, ठीक है, इनके गीत थे, या शिव के भक्ति में जो गीत गाए जाते थे, उन गीतों का संकलन जो है वो क्या कहलाता था, गीतों का संकलन। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि, ठीक है, नयनार परंपरा में जो गीतों का, शिव के भक्ति के गीतों का जो क्या होता था, संकलन होता था, इस संकलन को कहते थे तवरम। क्या बोलते थे, तवरम बोला जाता था। क्या बोला जाता था, तवरम। और नयनार परंपरा में, ठीक है, नयनार परंपरा के जो संत थे, ठीक है, नयनार परंपरा के जो संत थे, उन संतों में से, ठीक है, इनमें जो नाम था वो था अपार सबंदर, अपार सबंदर। और एक जो थे, एक संत थे, एक फेमस संत थे, ठीक है, अपार समंदर। और एक थे सुंदरार। क्या नाम था, सुंदरार।
ठीक है, अपार समंदर और सुंदरार रही यार। ठीक है, नेक्स्ट, अपार समंदर और सुंदरार की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अपार समंदर और सुंदरार की अपन क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो आप इसके लिए डिटेल हो गई थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे नयनार परंपरा के भक्ति संतों की। तो भक्ति संतों में कौन सा था, एक तो कौन सा था, अपार सबंदर। ठीक है, एक तो कौन सा था, अपार समंदर, और एक था सुंदरार। कौन सा था, सुंदरार। ठीक है, ये कौन सी परंपरा के संत थे, ये थे नयनार परंपरा के संत थे। कौन सी परंपरा के संत थे, नयनार परंपरा के ये संत थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे भक्ति संत निम्नलिखित में से किस देवता, तो नयनार परंपरा के लोग किससे संबंधित थे, शिव से। किससे संबंधित है, शिव से। और विष्णु जो है, ये कौन सी परंपरा था, ये आलवार परंपरा। कौन सी परंपरा थी, आलवार परंपरा। हम बात करते हैं मुरुगन की, किसकी, मुरुगन की। जब हम मुरुगन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में, क्या, ये दक्षिण भारत में, ठीक, दक्षिण भारत में तमिल परंपरा से संबंधित थे। कौन सी परंपरा से, तमिल परंपरा, परंपरा के मुख्य देवता, तमिल परंपरा के मुख्य देवता माने जाते हैं। ठीक है, तमिल परंपरा के मुख्य देवता माने जाते हैं, मुख्य देवता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, मुरुगन माने जाते हैं। और सामान्यतः मुरुगन जो है वो कार्तिकेय, किसका रूप था, कार्तिकेय का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कार्तिकेय कौन थे, कार्तिकेय जो है, ठीक है, भगवान शिव और पार्वती के एक पुत्र थे, गणेश जी। और गणेश जी के भाई थे, गणेश जी के क्या थे, ये भाई थे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन कर देता हूँ, गणेश जी के भाई। ठीक है, तो मुरुगन कौन हुए, मुरुगन कौन है, मुरुगन गणेश जी के भाई। ठीक है, कहाँ पर पूजा जाता है, दक्षिण भारत में, तमिल संस्कृति का एक हिस्सा है, एक मुख्य देवता के रूप में ये माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, किसकी बात कर रहे होंगे, मॉन्टेज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की अपन बात कर रहे होंगे, में प्रांतों में द्वैध शासन, किसकी बात कर रहे होंगे, प्रांतों में। ठीक है, डियार्ची, यानी कि जो प्रोविनेंस होते थे, क्या, इंडिया, ध्यान दीजिएगा, जब ब्रिटिश शासन का रूल था, जब इंडिया में किसका रूल था, ब्रिटिश शासन का रूल था, तो यहाँ पर जो प्रोविनेंस थे, कौन थे, जो प्रोविनेंस यानी कि जो प्रांत थे, स्टेट थे, ठीक है, उनमें जो है किसका शासन था, गवर्नर जनरल का। किसका था, गवर्नर जनरल का था। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन की जो है वो शुरुआत कब हो रही है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, किसकी बात कर रहे होते हैं, भारत सरकार अधिनियम की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन देखो, सबसे पहले जब हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं, तो 1935 में तो क्या किया गया था, 1935 के अधिनियम में तो प्रांतों में, क्या, प्रांतों में जो द्वैध शासन था, ठीक है, प्रांतों में क्या था, द्वैध शासन था, उसको क्या कर दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे, समाप्त कर दिया गया था। कौन से अधिनियम के माध्यम से, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से। उसके बाद में एक ऑप्शन दिया जा रहा है भारत सरकार अधिनियम। और यदि आपको आइडिया हो तो भारत सरकार अधिनियम ऐसा कोई, इस भारत सरकार अधिनियम 1923 का जैसा कोई आज तक अधिनियम आया ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब एसएससी ने जो है, जब वो एसएससी सीजीएल की बात करें, इन्होंने ये ऑप्शन गलत डाल रखा है। इन्होंने सिर्फ बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, जबकि पता होना चाहिए 1923 का तो अधिनियम आया ही नहीं, और 1945 के नाम से भी कभी तक कोई अधिनियम आया नहीं। तो इन्होंने, अब हमारा जो खेल है वो क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए में जो है, यहाँ पर तो क्या किया गया था, जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं, तो इस समय तो प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे, समाप्त कर दिया गया था। तो हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, 1919 के अधिनियम की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू कौन था, ये मॉन्टेग्यू जो है उस समय भारत सचिव था, भारत का क्या था, सचिव था। और हमारा वायसराय कौन था, वायसराय जो था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
ठीक है, तो इनके प्रयासों से ये एक्ट आया, और जब ये एक्ट आ रहा है तो इस एक्ट को हमने क्या बोल दिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जब हम बात करते हैं द्वैध शासन की, किसकी बात करते हैं, द्वैध शासन की, तो द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई एक व्यवस्था है और उसके ऊपर दो तरह से, अलग अलग तरह से क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, रूल किया जा रहा है। तो यही हुआ था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में। क्या किया गया था, जो प्रांत थे, मेरे प्यारे बच्चे इसको ध्यान से समझना, जो प्रांत थे, प्रांतों के जो विषय थे, ठीक है, प्रांतों के जो विषय थे, उन विषय को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। एक तो प्रांतों के कौन से विषय, आरक्षित विषय, कौन से विषय, एक तो आरक्षित विषय, ठीक है, रिजर्व, आरक्षित विषय, ठीक है, प्रांतों के कौन से विषय, आरक्षित विषय, ठीक है, आरक्षित विषय जो थे, रिजर्व थे, इसमें कौन कौन से आते थे, इसमें जब हम बात करते हैं संचार से संबंधित, किससे संबंधित, संचार, या अपन बात करें राजस्व से संबंधित, किससे संबंधित, राजस्व की बात करें, ठीक है, तो ये किस में थे, ये आरक्षित विषय थे। और एक इसका पार्ट था हस्तांतरित, कौन सा विषय था, हस्तांतरित, ठीक है, हस्तांतरित विषय। तो हस्तांतरित विषय में जो है वो क्या आ रहा था, पुलिस, यदि पुलिस की बात, ठीक है, हस्तांतरित विषय में हम स्वास्थ्य की बात कर रहे होते थे, किसकी बात कर रहे होते थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे होते थे, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ये विषय किस में आते थे, हस्तांतरित विषय में, किस में आते थे, हस्तांतरित विषय में। और आरक्षित विषय जो है वो क्या, उसमें क्या आता था, राजस्व से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, राजस्व, न्याय, राजस्व, और कौन सा विषय हो गया, न्याय, ये किस में आते थे, ये आरक्षित विषयों में आते थे, किस में आते थे, आरक्षित विषयों में आते थे, ठीक है। और आरक्षित विषय किसके अंडर में होते थे, ये गवर्नर जनरल के अंडर में होते थे, किसके अंडर में होते थे, गवर्नर जनरल के अंडर में होते थे। यानी कि किसी प्रोविनेंस, किसी प्रांत में जो है, ठीक है, न्याय, राजस्व, इससे संबंधित कानून जो है वो कौन बना सकता था, गवर्नर जनरल बना सकता था, कौन बना सकता था, गवर्नर जनरल। इसलिए हम क्या कहते हैं कि प्रांतों के विषय को दो भागों में बांटने से जो है वहां पर कौन सा शासन स्टार्ट हो गया, द्वैध शासन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम समझ रहे होंगे कि संघीय विशेषता का मतलब क्या है, फेडरल, ठीक है, फेडरल फीचर्स का इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो, जब हम शासन व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो इसमें तो एक तो होता है फेडरल, एक कौन सी, फेडरल, किसकी बात करते हो मेरे प्यारे बच्चे, हम बात कर रहे होंगे फेडरल। और एक हम व्यवस्था की बात कर रहे होंगे यूनिटरी, किसकी बात कर रहे होते हैं, यूनिटरी, ठीक है, यूनिटरी, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था, किसकी बात कर रहे होते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। और एक हम बात कर रहे होते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था, कौन शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। तो आइए हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, संघीय विशेषता नहीं है, ठीक है। तो जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो फेडरल सिस्टम क्या होता है, यानी कि सबसे पहले हमें एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को समझने के लिए हमारे को समझना पड़ेगा कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जब ध्यान देना, जब केंद्र सरकार क्या, जब केंद्र व राज्य में, केंद्र व राज्य में जो है शक्तियों का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए, शक्तियों का क्या हो जाए, शक्तियों का विभाजन हो जाए, ठीक है, शक्तियों का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए। तो ये व्यवस्था को क्या बोल रहे होंगे अपन कि उस कंट्री में कौन सी व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम, कौन सी व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। और यूनिटरी, यूनिटरी जब एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, यूनिटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर ओनली जो है वो शासन किसका होता है, वो केंद्र सरकार का होता है, किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का होता है। और जब रूल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था है, फेडरल व्यवस्था है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब यह है कि यदि देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 यानी कि भाग 2, किसकी बात कर रहे हैं अपन, अपन बात कर रहे हैं भाग 2। और अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि भारत का कोई नागरिक, क्या, यदि कोई भारत का नागरिक यानी कि भारत का सिटीजन यदि दूसरे देश की, क्या, दूसरे देश की यदि नागरिकता क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यदि भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है,
तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल कर आता है कि भारत का नागरिक सिर्फ किसका नागरिक हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, अनुच्छेद 9। कौन सा, अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता किसकी विशेषता है, एकल नागरिकता जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट की विशेषता है। किसकी, यूनिटरी, यानी कि केंद्र सरकार की विशेषता है, केंद्र सरकार की क्या है, विशेषता। आगे ध्यान देना, जब हम यूनिट फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर देखो, केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा जब हम बात कर रहे होते हैं अनुच्छेद 246 की, ठीक है, जब हम आर्टिकल 46 246 की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो है शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। तो ऑब्वियसली शक्तियों का बंटवारा किस किस में किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। तो यानी कि ये विशेषता किसकी हो गई, ये फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हो गई। उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका, और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या कर रही है मेरे प्यारे बच्चे, स्वतंत्र न्यायपालिका का काम क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो अपने विषयों पर कानून बनाए और राज्य सरकार जो है वो अपने विषयों पर कानून बनाए। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या जरूरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका मतलब जो है स्वतंत्र न्यायपालिका भी जो है वो किसकी विशेषता है, ये फेडरल गवर्नमेंट की, किसकी विशेषता है, फेडरल गवर्नमेंट की। उसके अलावा लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अपन यदि बात कर रहे होंगे तो लिखित संविधान जी भी जो है वो किसकी विशेषता है, वो फेडरल, क्योंकि यूनिटरी जब हम बात कर रहे होंगे यूनिटरी सिस्टम की, एकात्मक शासन व्यवस्था की, तो वहां पर जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं ब्रिटेन का, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन नहीं है, अनरिटन है, जबकि वहां पर शासन व्यवस्था कौन सी है, एकात्मक, यूनिटरी, कौन सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है। इसका मतलब, और अमेरिका, अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, और वहां पर सिस्टम कैसा है, फेडरल। मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा ऐसे देश जहां पर लिखित संविधान है तो वहां पर ये जरूरी होता है कि वहां पर, इसका मतलब वहां पर क्या है, वहां पर फेडरल सिस्टम है, ठीक है। और जहां पर अलिखित संविधान है, इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि कौन सी भारतीय संविधान की संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, तो एकल नागरिकता। क्या, एकल नागरिकता, क्योंकि एकल नागरिकता किसकी विशेषता है, एकात्मक शासन व्यवस्था की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात किया जा रहा है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो हमने कौन से देश से लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा हमने कौन से देश से लिया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया। क्या, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया। हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो है हमने क्या लिया, समवर्ती सूची, क्या लिया, समवर्ती सूची। और इसके अलावा संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की क्या प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया, वो हमने अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया से। जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है, ठीक है, आपातकालीन उपबंध क्या लिया, आपातकालीन, आपातकालीन उपबंध, ठीक है। जब हम अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, 356 की बात करते हैं, या वित्तीय आपातकाल, ठीक है, 360 की बात करते हैं, तो आपातकालीन उपबंध जो है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो कहाँ से लिया, हमने जर्मनी से लिया। इसके अलावा जब हम मूल अधिकारों का निलंबन की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के, मूल अधिकारों के क्या, मूल अधिकारों के निलंबन, मूल अधिकारों के निलंबन की बात करते हैं, ठीक है, मूल अधिकारों के निलंबन की बात करते हैं, किसकी, निलंबन की बात करते हैं। तो इसका संबंध भी जो है वो किससे है, ठीक है, इसका संबंध भी जो है वो किससे है, वो है जर्मनी से, ठीक है, किससे है, जर्मनी से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से हमने कौन से प्रोविजन लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है यूएसए से कौन सा प्रोविजन लिया, यूएसए से यहाँ पर ध्यान देना, यूएसए से हमने क्या लिया मेरे प्यारे बच्चे, यूएसए से हमने जो है, ठीक है, एक तो क्या, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या, न्यायपालिका की,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, किसकी बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की, या हम बात करते हैं हमारे देश की संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम की, किसकी बात करते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था की, तो संघात्मक शासन व्यवस्था भी जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है यूएसए से। ठीक है, तो याद रखना। और यदि अपन बात करें प्रस्तावना की, किसकी बात करें, प्रस्तावना की यदि हम बात करें तो ये भी किससे लिया गया, यूएसए की। यदि इसके अलावा हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की, किसकी बात करें, न्यायिक न्यायिक पुनर पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें, ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये भी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। इसके अलावा यदि हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो कई बार जो है बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया अनुच्छेद 368 के तहत हम जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, किसकी, जब हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ठीक है, कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे, आपको क्लास बेहतरीन लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें संविधान का, ठीक है, संविधान का जो है भाग 1 में किसकी बात की गई है, ठीक है, भाग 1 में किसकी बात की गई है, किसकी बात की गई है, भाग 1 जो है वो संघ की बात करता है, किसकी बात करता है, संघ की बात करता है। आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि हम संविधान के भाग 10 की बात कर रहे होंगे, भाग 9 की बात कर रहे होंगे, भाग 6 की बात कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। जब हम संविधान के भाग 5 की बात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात करते हैं, जब भाग 5 की बात करते हैं तो हम सामान्यतः देख रहे होंगे, ठीक है, हम सामान्यतः जो है इसकी बात कर रहे होंगे अनुच्छेद, क्या, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51, और ये किसकी बात करता है, ये संघ की, किसकी बात करता है, संघ की, यानी कि यूनियन की बात कर रहा होता है, किसकी बात कर रहा होता है, यूनियन की बात कर रहा होता है। जब हम भाग 6 की बात करते हैं, भाग 6 क्या, भाग 6 की बात करते हैं तो अनुच्छेद, ठीक है, 152 से लेकर 237, अनुच्छेद 52 से लेकर 237 की बात करते हैं, तो इसका संबंध किससे है, राज्य सरकारों से। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन जो है ये बात कर रहा है राज्य सरकारों से, किससे कर रहा है, राज्य सरकारों का इसके संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन भाग 7। जब हम भाग 7 की बात करते हैं तो भाग 7 को हटा दिया गया, 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात से इसको हटा दिया गया, यानी कि संविधान में अनुच्छेद 238 है ही नहीं, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जब हम संविधान के भाग 8 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब संविधान के भाग 8 की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे इसका संबंध जो है वो किससे है, यूटीज से है, यूनियन टेरिटरी से है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से, किससे है, केंद्र शासित प्रदेशों से है। ठीक है, तो ये बात आपको याद हो जानी चाहिए, क्या, ये बात आपको याद हो जानी चाहिए कि अनुच्छेद 239 से लेकर, क्या, अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक इसमें किसका प्रावधान किया गया है, ठीक है, भाग 8, किसकी, भाग 8, तो इसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, भाग 8 क्या हो जाएगा, भाग 8। इसके अलावा यदि हम बात करें, ठीक है, भाग 9 की, किसकी बात करें, भाग 9 की, ठीक है, तो देखो 242 तक जो है वो क्या आ गया, जब हम 242, तो भाग 9 जो है, ठीक है, भाग 9 जो है वो अलग अलग पार्टों में हम बट गया। ठीक है, ये आगे जाके जो है ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक में तो किया गया है पंचायतों का प्रावधान, किसका प्रावधान किया गया है, पंचायतों का, और भाग 9 में किया गया है नगर पालिकाओं। ठीक है, नगर पालिकाओं की बात की गई है, इसमें किसकी बात की गई है, नगर नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई है, किसकी बात की गई है, म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, ठीक है, जब हम बात करें 10 की, किसकी बात करते हैं, जब 10 की बात करते हैं, देखो जब भाग 9 आती है और 10 की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें प्रावधान किया गया है, आपने सुना होगा शेड्यूल एरिया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एरिया की बात करते हैं, तो उसका प्रोविजन किस में किया गया है, उसमें किया गया है भाग 10 में, किस में किया गया है, भाग 10 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1900
50 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखो वर्ड्स क्या है, मूलतः, क्या मूलतः, ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कितने अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 395। तो हम इसमें बात कर लेते हो जब मूलतः यानी कि 26 जनवरी 1950 की हम बात करते हैं। कब की बात करते हैं, 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। तो पूरे टोटल आर्टिकल कितने थे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आर्टिकल थे 395। कितने आर्टिकल थे, 395 थे, ठीक है, टू 95। जब हम बात करते हैं अनुसूचियों की, किसकी बात करते हैं, जब हम अनुसूचियों की बात करते हैं, ठीक है, तो अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची थी। यानी कि मूल संविधान में जो है वो अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूची थी। और मूल संविधान में जब हम भाग की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, भाग की बात करते हैं, तो मूल संविधान में कितने भाग थे, 12 भाग। आपको याद रखना है, ठीक है, मूल संविधान में, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 12 क्या थे, भाग थे। और वर्तमान समय की बात करें, क्या, जब वर्तमान समय की बात करें, ठीक है, वर्तमान समय की बात करें तो 470 प्लस अनुच्छेद हो गए, 470 प्लस अनुच्छेद हो गए। ठीक है, जब हम अनुसूचियों की बात करते हैं तो शेड्यूल जो है, जब हम अनुसूचियों की बात करते हैं शेड्यूल जो है वो कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए। जब हम भाग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भाग की बात करते हैं, तो ये कितने हो गए, 22। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, भारत किस देश के साथ सबसे सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन है ए बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल। तो भारत जो है सबसे लंबी सीमा, ठीक है, 4097, लगभग लगभग जो है 4097 किलोमीटर जो है वो किसके साथ साझा कर सकते हैं, बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कौन कौन से राज्य है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा पश्चिम बंगाल। एक तो जो है बांग्लादेश किसके साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है। इसके साथ किसके साथ करता है, असम। इसके साथ किस, क्या, असम के साथ भी बांग्लादेश सीमा बनाता है। इसके अलावा मेघालय के साथ में, किसके साथ मेरे प्यारे बच्चे, मेघालय के साथ में। इसके अलावा जो है मिजोरम, क्या, मिजोरम के साथ भी जो है, ठीक है, बांग्लादेश सीमा बनाता है। इसके अलावा हम बात करें त्रिपुरा, क्या, त्रिपुरा के साथ भी जो है मेघालय क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे 4097 की जो सीमा बना रहा है वो कितने राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, ठीक है, और इसके अलावा मिजोरम और त्रिपुरा। तो लगभग बांग्लादेश जो है वो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। इसके अलावा यदि हम पाकिस्तान की बात करें, किसकी बात करें, पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के कौन से, ठीक है, एक तो कश्मीर, जब हम बात करते हैं किसकी, कश्मीर यूनियन टेरिटरीज की। जब हम बात करते हैं ऊपर से लद्दाख की, किसकी, लद्दाख की। इसके अलावा एक कौन सा है, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब से सीमा बनाता है। इसके अलावा एक है राजस्थान, एक क्या है, राजस्थान, और एक क्या है, गुजरात। एक कौन सा राज्य है, गुजरात। इनसे सीमा जो है वो बनाता है पाकिस्तान। कौन बनाता है मेरे प्यारे बच्चे, पाकिस्तान बनाता है। ठीक है, तो हम जब पाकिस्तान की बात कर रहे होंगे तो ये जो है लगभग लगभग जो है 3303 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें चाइना की, किसकी बात करें, चाइना की, तो चाइना जो है, ठीक है, सेकंड, लगभग लगभग जो है, ठीक है, आप इसका डेटा को राउंड फिगर में याद रखना, लगभग 3400 किलोमीटर की सीमा। राउंड फिगर में एग्जैक्टली डाटा डेटा में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको एग्जैक्टली डेटा याद रखना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप इसको राउंड फिगर में याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट डेटा से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जीरो है। तो आप क्या याद रखोगे कि जैसे 4000, ठीक है, लगभग 4000 तो किसकी होगी, बांग्लादेश की होगी। और 3400 किसकी होगी, सेकंड नंबर पर चाइना की। और 3300 किसका होगा, पाकिस्तान की। किसकी होगी, पाकिस्तान की। तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ, बांग्लादेश। सेकंड सबसे ज्यादा किसके साथ, चाइना के साथ। और थर्ड किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, तो चाइना के साथ में जब हम बात करते हैं ऊपर लद्दाख से, किसकी बात करते हैं, लद्दाख। तो चाइना के साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के रूप में चाइना की सीमा बनाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ये भी बनाता है। इसके बाद में अपन बात करें यदि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड भी जो है वो काम क्या बना रहा है, सीमा बना रहे हैं। आगे यदि अपन बात करते हैं सिक्किम की, किसके साथ में, सिक्किम के साथ ही सीमा बनाई जा रही है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश, क्या, अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी क्या, सीमा बनाता है। ठीक है, तो यानी कि याद रखना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के साथ में कौन सीमा बनाता है, नेपाल,
चीन बनाता है। कौन बनाता है? चीन सीमा बना रहा होता है। यदि हम आगे जाके बात कर रहे होंगे क्या, नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल जो है वो भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बना रहा होगा, तो नेपाल जो है सिंपली, यदि सिंपल बात करें तो इधर से जो है उत्तराखंड के साथ में, किसके साथ में? उत्तराखंड के साथ में। इसके अलावा किसके साथ में? सिक्किम के साथ में। किसके साथ में? सिक्किम के साथ। इसके अलावा हम बात करें तो यूपी के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में। इसके अलावा हम बात करें तो बिहार, किसके साथ में? बिहार के साथ में। यानी कि लगभग लगभग इन राज्यों के साथ में कौन सीमा बना रहा है? नेपाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे दक्षिण श्रेणी, मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट से क्वेश्चन है न कि डेटा से, ठीक है। सबसे दक्षिण श्रेणी, ठीक है, ऑप्शन क्या है? शिवालिक, वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय और निम्न हिमालय की श्रेणियां, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर जो है, ऊपर ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये किसका है? यहाँ पर है ट्रांस हिमालय की। एक आएगी काराकोरम, क्या आएगी? काराकोरम। उसके बाद में क्या आएगा? लद्दाख। उसके बाद में क्या आएगा? जास्कर। तो ये माउंटेन रेंज यदि नॉर्थ नॉर्थ की बात करें तो ये किसका हिस्सा है? ये है ट्रांस हिमालय का। किसका है? ये है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय के बाद में क्या, ट्रांस हिमालय के बाद में जो है वो कौन सी आती है? ग्रेट हिमालय। कौन सी आती है? ट्रांस हिमालय के बाद में जो है वो आती है ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय। तो सबसे पहले कौन सी आई? उत्तरी उत्तर में जो है वो आ रही है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में कौन सी? महान हिमालय। कौन सी? महान हिमालय आ रही है। उसके बाद में आती है लघु या मध्य हिमालय, यानी कि मिडिल हिमालय का पार्ट। किसका पार्ट आता है? मिडिल हिमालय का पार्ट आता है। और लास्ट में जो है वो आता है शिवालिक। कौन सी आती है? शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। शिवालिक। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी की पहचान कीजिए। तो सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणियां। कौन सी है? शिवालिक श्रेणियां। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाता है? राइट, राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? ध्यान दीजिएगा, मगध साम्राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है। तो मगध से देखो, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की यदि अपन बात करें तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इसलिए ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जब यहाँ से आपको हिंट समझना होगा, मगध की बात करते हैं तो मगध जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तर भारत के मैदानों में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर भारत के मैदानों में, ठीक है। मगध कहाँ पर है? उत्तर भारत के मैदानों में स्थित है। इसका मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा तो ये तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, तो ये तो वैसे कट जाएगी। उसके बाद में यदि अपन बात करें गंगा और सोन, तो मे भी पॉसिबल, अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। उसके बाद में यदि नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और ताप्ती है तो विंध्याचल माउंटेन रेंज से होते हुए पश्चिम में जाती है और उसके बाद में जो है कहाँ पर जाकर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो ये भी जो है मगध का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद में यदि अपन बात करें गंगा और कृष्णा, तो गंगा और कृष्णा का तो ये जोड़ी ही जो है ये बिल्कुल ही कभी मैच नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोन। तो चलिए आइए बात करते हैं अपन, इसकी भी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है पटना, यहाँ पर क्या है? पटना। और इधर से जो है एक नदी है सोन नदी। कौन सी नदी जाती है? सोन नदी, ठीक है। तो ये गंगा की जो है राइट ट्रिब्यूटरीज है। कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? राइट ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है वो क्या है? यहाँ पर कैमूर, क्या है? कैमूर हिल्स जो आएगी, यहाँ से होते हुए निकलती है सोन नदी। और सोन नदी जो है वो, तो इसका मतलब जो है गंगा नदी, कौन सी नदी है ये गंगा है। और गंगा नदी और इधर कौन सा है? सोन, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये कौन सा मैदान बनाती है? इसको हम बोलते हैं मगध का मैदान। किसका मैदान? मगध का मैदान है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बह रही है? तो इसका मतलब कौन सी बह रही है? सोन और गंगा, सोन और गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद आपको क्लास शानदार लग रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात की जा रही है, ठीक है। आगे ध्यान दो, क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में है? ठीक है, किन दो ग्रहों के बीच में है क्षुद्र ग्रह की पट्टी? एलईडी। आगे ध्यान दो, नेक्स्ट, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, यानी कि यहाँ पर हम मार्स की और जुपिटर की बात कर रहे होंगे। उसके बाद में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, बुध और शुक्र ग्रह, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस, ठीक है। तो जब हम इसकी बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, शुद्र ग्रह, सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है।
किसकी बात कर रहे होंगे हम? एस्ट्रॉयड बेल्ट की बात कर रहे होंगे। तो एक चीज याद रखना, यानी कि आसमान में क्या होता है, आकाश में क्या होता है? धूल कण। क्या? धूल कण, डस्ट हो सकती है, प्लस छोटे छोटे चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। चट्टानों के छोटे टुकड़े हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। छोटा उल्का पिंड हो सकते हैं, ठीक, छोटे छोटे पिंड हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा छोटे पिंड। इनकी ग्रेविटी बहुत कम होती है। तो ये क्या होता है कि मान लो ये कोई एक प्लेनेट है, ये क्या है? एक, ये प्लेनेट है, ये ग्रह है। तो ये ग्रह के चारों तरफ क्या, ग्रह के चारों तरफ जो है ये क्या करने लग जाते हैं? ये घूमने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? घूमने लग जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में है? किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में है। किसके बीच में है? मंगल ग्रह और बृहस्पति। ठीक है, मार्स और जुपिटर दोनों के बीच में जो है कौन सी पट्टी पाई जाती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। याद रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह है, ध्यान देना, प्लेट मूवमेंट्स की बात की जा रही है, को कितने प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है? तो कितने प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है? 3 प्रकारों से। ध्यान देना, जब हम प्लेट मूवमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्लेट मूवमेंट की बात करते हैं, तो ये प्लेट मूवमेंट जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है अपसारी प्लेट संचलन। पहला क्या है? अपसारी प्लेट संचलन। फर्स्ट है अपसारी प्लेट संचलन। ठीक है, अपसारी प्लेट संचलन को अपन क्या बोल रहे होंगे? डाइवर्जेंट। क्या? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। उसके बाद में हम बात कर रहे होते हैं किसकी? अभिसारी प्लेट संचलन। एक जो मूवमेंट हो सकता है उसको अपन बोलते हैं अभिसारी प्लेट संचलन। अभिसारी प्लेट संचलन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, और एक जो है वो क्या है? वो है थर्ड जो है वो है सरंक्षी प्लेट। कौन सा है? सरंक्षी प्लेट, प्लेट सीमांत, सरंक्षी प्लेट सीमांत या बाउंड्री। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्लेट का प्रभाव यानी कि प्लेट का मूवमेंट। तो आप सब याद रखना, किसी भी प्लेट का मूवमेंट जो है वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है अपसारी, यानी कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा सकती है। दो प्लेट एक दूसरे से क्या जा सकती है? दूर जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल जा सकती है। दो प्लेट आपस में एक दूसरे से क्या जा सकती है? दूर जाती है। दो प्लेट, इस तो यहाँ पर ये कौन सी बाउंड्री बन रही है? इसको अपन बोल रहे होंगे अपसारी प्लेट संचलन। क्या बोल रहे होंगे? अपसारी प्लेट संचलन। और अभिसारी प्लेट संचलन किसको कहेंगे? जब दो प्लेट जो है एक दूसरे से टकराएगी, एक दूसरे से क्या होगी? टकराएगी, तो इससे मोड़दार पर्वतों के रूप में, ठीक है, इससे क्या बनेगा? न्यू फोल्डेड माउंटेन। अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्लेट टकराए। ठीक है, एक प्लेट इधर जा सकती है, एक प्लेट किधर जा सकती है? इधर जा सकती है। और दूसरी प्लेट जो है, ठीक है, दूसरी प्लेट यहाँ पर ध्यान देना आप, दूसरी प्लेट जो है ये इधर मूव कर सकती है। इधर क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। तो इसका मतलब है कि एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर आ रही है, तो बीच में सिर्फ, बीच में जो है, तो इसको क्या बोल रहे होंगे? इसको बोल रहे होंगे सरंक्षी प्लेट किनारा। क्या बोल रहे होंगे? सरंक्षी प्लेट किनारा। ठीक है, तो प्लेट को जो है, प्लेट्स का मूवमेंट 3 प्रकार से होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अपसारी प्लेट यानी कि दो प्लेटें आपस में दूर जा रही है, अभिसारी प्लेट यानी कि दो प्लेटें आपस में पास में आ रही है। संरक्षी का मतलब दो प्लेटें आपस में क्या खा रही है? रगड़ खा रही है। क्या खा रही है? रगड़ खा रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रंगराजन समिति। क्या? रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चे, रंगराजन समिति का जो संबंध है, ठीक है, रंगराजन समिति क्या है? रंगराजन समिति जो है, और रंगराजन समिति का सुधार संबंध किससे है? इसका संबंध है गरीबी से। किससे संबंध है? गरीबी से। यानी कि रंगराजन समिति ने जो है किससे संबंधित अपनी रिकमेंडेशन अनुशंसा दी थी? इन्होंने पॉवर्टी से संबंधित। ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं रंगराजन समिति की, किसकी बात कर रहे होंगे? रंगराजन समिति की। ठीक है, तो रंगराजन समिति, या जब अपन बात कर रहे होते हैं तेंदुलकर, क्या? तेंदुल
तेंदुलकर तेंदुलकर समिति। तो इन दोनों ही समितियों का, ठीक है, इन दोनों ही समितियों का संबंध किससे है? पॉवर्टी से। यानी कि इन्होंने जो है गरीबी से संबंधित, किससे संबंधित? गरीबी से संबंधित, गरीबी से संबंधित अनुशंसा दिया है। क्या दिया है? अनुशंसा दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब हम तेंदुलकर समिति की बात करते हैं तो ध्यान देना, जब 2011 और 2012 में, ठीक है, जब एनएसओ ने, किसने? जब एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने जब डेटा लिया था, तो इस डेटे को, ठीक है, गरीबी के लिए, किसके लिए, यानी कि पॉवर्टी लाइन के लिए, किसके लिए डेटा लिया था उन्होंने? पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के लिए। किसके लिए? गरीबी रेखा के लिए। तो एनएसएस ने ये डेटा जो लिया था वो कहाँ से लिया था? उसने तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन को बेस बनाया था और पॉवर्टी लाइन ये डिसाइड किया था कि अर्बन एरिया में, कहाँ पर? ठीक है, अर्बन एरिया में जिसकी प्रतिमाह इनकम जो है, ठीक है, 1000 रुपीज होगी। कितनी होगी? 1000 रुपीज होगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा होगी उसे गरीब नहीं माना जाएगा, उसको पॉवर्टी लाइन से ऊपर माना जाएगा। और 1000 रुपीज से कम, ठीक है, जिसकी इनकम होगी उसे क्या माना जाएगा? वो पॉवर्टी की श्रेणी में होगा, गरीबी की श्रेणी में होगी। और रूरल एरिया की जब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं? रूरल एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिसाइड किया गया था 816 रुपीज। कितने रुपीज डिसाइड किया गया था? 816 रुपये यहाँ पर डिसाइड किया गया था। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। ठीक है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ में, सेट 8 के साथ। थैंक यू सो मच।